डॉक्टर ने मेरे साथ किया। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 20 साल थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और बिल्कुल समान जिंदगी जी रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी छाती में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। शुरू में मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वो दर्द हर रोज बढ़ने लगा तो मैंने अपनी सहेली नेहा से कहा। नेहा बोली, शायद गैस की दिक्कत होगी, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सही समय पर इलाज करवा लेना ही अच्छा होता है। अगली सुबह मैं पास के सरकारी अस्पताल में गई। ओपीडी में काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पर कई लोग लाइन में खड़े थे। मेरा नंबर करीब 1 घंटे बाद आया। मुझे कार्ड पकड़ा दिया गया और कहा गया कि आप अपने कक्ष संख्या 12 में चली जाएं। मैं कक्ष संख्या 12 के सामने पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से एक मध्य उम्र का डॉक्टर बाहर आया और मुझे देखकर बोला, आइए अंदर आइए। मैं अंदर गई। डॉक्टर ने मुझे बैठने को कहा और नाम, उम्र, समस्या पूछी। मैंने कहा, सर पिछले कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द है, खासकर सांस लेते समय, और ज़्यादा चलता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, चिंता मत करो, ये आम समस्या हो सकती है, लेकिन एक बार जांच जरूरी है। उसने स्टेनोस्कोप से मेरी सांसें सुनी और फिर बोला, शायद थोड़ी गंभीरता है, हमें एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा। आप अकेले आई हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मेरी दोस्त बाहर बैठी है। डॉक्टर बोला, ठीक है, आप लेट जाइए, मैं चेस्ट चेक करता हूँ। मैंने झिझकते हुए पूछा। ऐसे ही डॉक्टर ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है, मेडिकल प्रोफेशन में सब जरूरी होता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लेट गई। डॉक्टर ने पहले स्टेनोथोस्कोप से चेक किया, फिर धीरे धीरे उसके हाथ मेरे शरीर पर कुछ ज्यादा देर तक टिकने लगे। मुझे कुछ असहज सा लगने लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो मेरी ब्रा की हुक खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं एकदम चौंक गई और उठकर बैठ गई। डॉक्टर थोड़ा घबराया, फिर बोला, अरे नहीं नहीं, ये एक जांच का हिस्सा है, एक्स्ट्रा ब्लड कैलकुलेट हो सकते हैं। उसकी पुष्टि कर रहा था, लेकिन मेरा मन साफ तौर पर कह रहा था कि कुछ गलत है। मैं तेजी से बाहर आई और नेहा को सब बताया। वो बोली, तू गलत जगह चली गई है, यहाँ की कई शिकायतें हम पहले भी सुन चुके हैं। हमने तुरंत अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दी, लेकिन वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मामला धीरे धीरे और उलझता गया। डॉक्टर को कहीं से भनक लग गई थी कि मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है। उसने उसके बाद से मेरे फोन पर अजीब कॉल्स आने लगी। कोई मुझे रात में कॉल करता और चुप रहता। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कुछ अज्ञात प्रोफाइल से भद्दे मैसेज आने लगे। मैं डर गई थी। नेहा ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हम थाने गए, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ खास मदद नहीं मिली। इसके बाद मैंने एक महिला पत्रकार को संपर्क किया जो ऐसे मामलों को उजागर करती थी। उन्होंने मेरी बात सुनी, रिकॉर्डिंग की, एक सटीक ऑपरेशन की योजना बनाई। 2 हफ्ते के अंदर उसका चैनल पर डॉक्टर की असलियत सामने ले आया। वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब वो सब टीवी पर आया तो पूरा शहर हिल गया। अस्पताल प्रशासन भी शर्मिंदा हुआ और डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। मुझे न्याय मिला, लेकिन उस घटना ने मेरी जिंदगी की सोच बदल दी। मैं पहले बहुत भोली और शर्मीली थी, लेकिन अब मैं मजबूत बन गई हूँ। मैंने मेडिकल छात्रों के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसमें लड़कियों को उनके अधिकार, अस्पताल में सुरक्षित जांच प्रक्रिया और गलत स्पर्श को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस लड़की की है जो किसी भरोसे की जगह पर सुरक्षित नहीं रहती। ये कहानी डर की नहीं है, साहस की है। डॉक्टर ने जो मेरे साथ किया, वो मेरे शरीर पर नहीं, मेरे आत्मविश्वास पर हमला था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं खुलकर कहती हूँ कि अगर कुछ गलत लगे तो आवाज उठाओ। चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। डॉक्टर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के बाद उस अस्पताल में हलचल मच गई थी। लोग दबी आवाज में बातें करने लगे थे। देखा तुमने, वो डॉक्टर कैसा निकला, कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेला होगा उसने। कौन जाने कितने ने तो डर के मारे कुछ बोला ही नहीं होगा। और इन्हीं कानाफूसियों के बीच मैं एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। लेकिन अब डर से नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास लिए, क्योंकि मैंने कुछ गलत सहने के वजह उसके खिलाफ कदम उठाया था। पत्रकार दीपाली मैम ने मुझे कहा, तुमने जो किया है वो हर लड़की के लिए मिसाल बन सकता है। उनके शब्द मुझे अंदर तक छू गए थे। मुझे लगा अब मेरी आवाज किसी अंधेरे में नहीं गुम हो रही है, बल्कि लोगों तक पहुंच रही है। मेरी शिकायत और पत्रकारिता की ताकत ने उस डॉक्टर को बाहर तो कर दिया था,
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से किसी आदमी की आवाज आई, तूने जो किया है उसका अंजाम भुगतेगी। मैं कांप गई। ये आवाज उसी डॉक्टर की थी जो अब जेल में था, लेकिन शायद जमानत पर बाहर आ चुका था। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन वो बोले, हम इस नंबर की जांच करवा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। मैं फिर असहज महसूस करने लगी। एक रात मेरी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। अगली सुबह खिड़की के पास एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था, अब तेरी बारी है। ये साफ था कि वो डॉक्टर मुझे डराना चाहता था, मुझे चुप कराना चाहता था। लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने दीपाली मैम को सब बताया। उन्होंने तुरंत मुझे एक एनजीओ से जोड़ा जो ऐसी लड़कियों की मदद करती थी। वहां मैंने और लड़कियों से भी सुना कैसे उन्होंने मेडिकल जांच के बहाने छुआ गया, मानसिक शोषण किया गया। मुझे लगा मैं अकेले नहीं हूँ, और तब मैंने फैसला लिया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं एक जन याचिका फाइल की। ऐसे सभी डॉक्टर की नियमित निगरानी होनी चाहिए। हर मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को उनके शरीर जांच प्रक्रिया और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी दी जाए। मेरी याचिका की कई हस्ताक्षर मिले, मीडिया में भी चर्चा हुई। एक दिन मुझे महिला आयोग से कॉल आया। उन्होंने मेरी हिम्मत की तारीफ की और कहा, हमें आपकी जैसी लड़कियों की जरूरत है जो आगे बढ़ के सच को सामने लाए। मैं खुद को अब पहले जैसी नहीं पाती थी। पहले मैं हर किसी पर भरोसा कर लेती थी। आज भी भरोसा करती हूँ, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तभी एक दिन मेरी मुलाकात हुई आयुष नाम के एक लड़के से, जो खुद के एक मेडिकल छात्र था। जब उसे मेरी कहानी पता चली तो उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि लोग डॉक्टरों पर फिर से भरोसा कर सके। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, बस एक दृढ़ता थी। हम अच्छे दोस्त बन गए और उसने मेरी संस्था में वॉलंटियर बनकर लड़कियों को समझाना शुरू किया कि मेडिकल जांच के दौरान क्या क्या बातें का ध्यान रखें, किसे छूने की इजाजत है और किसकी नहीं। हमारे सेक्शंस में आने वाली लड़कियां अब खुद में बदलाव महसूस करने लगी थी। एक बार एक 17 साल की लड़की आई, बोली, मैम, मेरी चेकअप के दौरान डॉक्टर ने जबरदस्ती शर्ट हटवाने की कोशिश की, तो मैंने मना कर दिया और नर्स को बुलाया। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे लगा शायद मैंने कुछ सही किया, कुछ बदला है। लेकिन उस डॉक्टर की सजा अभी अधूरी थी। मैंने केस को दोबारा कोर्ट में डाला। इस बार मेरे साथ कई लड़कियां की गवाही थी। मीडिया, महिला आयोग, एनजीओ, सब हमारे साथ थे। डॉक्टर कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कानून ने उसे उसकी जगह दिखाई। उसे 7 साल की सजा हुई और उसका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। उस दिन मैं कोर्ट से बाहर निकली तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने का पुराना दर्द अब खत्म हो गया है। वो दर्द जो सिर्फ शरीर में नहीं था, आत्मा में घर कर गया था, अब वो भी हल्का हो गया। अब मैं उन लड़कियों की आवाज बन चुकी थी जो कभी बोल नहीं पाई। ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस लड़की की थी जो कहानी बंद कमरे में किसी जांच के बहाने, किसी भरोसा के नाम पर छली गई थी। मैं चाहती थी कि अब कोई लड़की अपने दर्द को छुपाए नहीं। मैं चाहती थी कि हर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे हो, हर मरीज को अधिकार है कि जानकारी हो, और हर डॉक्टर ये समझे इलाज का मतलब इज्जत के साथ सुरक्षा देना भी होता है। मैंने अपने कॉलेज में भी एक सेमिनार रखा जिसमें छात्राओं और छात्रों दोनों को बुलाया। मैंने वहां अपनी पूरी कहानी बिना किसी झिझक के सुनाई। कुछ लड़कियों की आंखें भर आईं, कुछ लड़के शर्मिंदा हो गए कि मेडिकल छात्र में ऐसा भी होता है। लेकिन फिर सबने मिलकर कहा, वो समाज को बेहतर बनाएंगे। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ को पता चला था तो वो कितनी रोई थी। लेकिन आज वो सबसे पहले मुझे हर मंच पर बुलाते हुए देखती हैं और गर्व करती हैं। मैं जानती हूँ ये लड़ाई लंबी है, लेकिन मैंने शुरुआत की है, और जब तक समाज की हर लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस दिन कोर्ट ने उस डॉक्टर को सजा सुनाई, मेरे भीतर अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन साथ ही अंदर एक नया तूफान भी था, क्योंकि अब मेरी पहचान सिर्फ एक पीड़िता की नहीं रही थी। अब लोग मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक साहसी लड़की और कभी-कभी सिर्फ वो डॉक्टर केस वाली लड़की कहने लगे थे। शुरू-शुरू में ये बात मुझे परेशान करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मेरी पहचान से किसी को ताकत मिल रही है, तो इसमें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। उस बीच कॉलेज के कुछ लोग मुझे घूरते थे, कुछ टीचर भी ऐसे थे जो बिना कुछ कहे मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज करते थे। लेकिन मेरी सहेली नेहा हमेशा मेरे साथ थी। वो कहती थी, तूने जो किया बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम दोनों ने मिलकर कैंपस में एक नई पहल शुरू की,
एक हेल्प डेस्क जहां कोई भी लड़की अपनी मेडिकल या मानसिक परेशानी के बारे में गुमनाम रूप से बता सके। वो हमें साइकोलॉजिस्ट और महिला डॉक्टरों की टीम से संपर्क किया और धीरे-धीरे कई लड़कियां उस डेस्क तक पहुंचने लगी। कोई शोषण की शिकार थी, कोई डिप्रेशन थी, कोई सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उनकी बात सुने और हम सुनते रहें, जवाब देते रहें, रास्ते बताते रहें। उन सबके बीच मेरी मुलाकात फिर एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता शर्मा से हुई। वो एक वर्कशॉप में बतौर वक्ता आई थीं। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और बोले, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे महिला सेल में ट्रेनिंग दो। मैंने कहा, मैं प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो सहा है वही सबसे बड़ा अनुभव है। तब मैंने पहली बार महिला पुलिस अधिकारियों को अपनी कहानी सुनाई। उनके चेहरे पर कभी गुस्सा, कभी दुख और कभी सराहना के भाव देखे। उस दिन के बाद मुझे कई और जगह से बुलावा आने लगा, स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, यहाँ तक कि रेडियो इंटरव्यू तक। अब मेरी आवाज सिर्फ एक शहर में नहीं, आसपास के जिलों तक पहुंचने लगी थी। लेकिन इस सफर में सबसे कठिन मोड़ तब आया जब एक दिन मेरे घर पर समाज के कुछ लोग आकर बोले, आपकी बेटी नेहा हमारे मोहल्ले का नाम खराब किया है। मेरे पापा ने बहुत संयम से कहा, नाम तभी खराब होता है जब लोग सच छुपाते हैं। मेरी बेटी ने सच दिखाया है। उस दिन मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने मेरे लिए वो कहा जो शायद बहुत से पिता कहने से डरते हैं। मेरी माँ भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो मेरी हर मीटिंग, हर स्पीच में मेरे साथ रहती और जब कोई लड़की उनके पास कर कहती, आंटी आपकी बेटी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो उनकी आंखें भर आती। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से मेरी तबीयत खराब हुई। सीने में वही दर्द। डॉक्टर ने कहा पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। यानी जो कुछ मैंने सहा था उसका असर में अब मेरे शरीर और दिमाग दोनों पर दिख रहा था। मैंने थेरेपी शुरू की। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, किसी अजनबी को अपने मन की बात बताना आसान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि खुद से प्यार करना भी जरूरी है। थेरेपिस्ट ने कहा, तुमने जिस दर्द को झेला उससे बचने के लिए नहीं, बल्कि उससे गुजरकर बाहर आने के लिए हिम्मत चाहिए। अब मैं हफ्ते में एक दिन खुद के लिए रखती थी, किताबें पढ़ती, पेंटिंग करती, कभी कभी बस छत पर बैठकर आसमान देखती। मैंने फिर से जीना सीखा, बिना डर के, बिना बोझ के। अब मेरी संस्था में 10 से ज्यादा लड़कियां काम करती थी। हम मिलकर स्कूलों में जाकर जागरूक सत्र लेते, मेडिकल कॉलेज में जाकर पेशेंट राइट एंड डॉक्टर बाउंड्रीज नाम का कार्यशाला करते। हर जगह हम एक ही बात कहते हैं, इलाज का मतलब सिर्फ शरीर की जांच नहीं, मानसिक सुरक्षा और सम्मान भी है। एक दिन हमें खबर मिली कि उस डॉक्टर ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की। कुछ लोग कहने लगे, बहुत हो गया, बदला पूरा हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने बदला नहीं लिया, बदलाव लाया है। मेरी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, एक सोच से थी जो मानती है कि लड़कियां चुप रहेंगी, डरकर सह लेंगी। पर अब ऐसा नहीं होगा और यही सोच अब मेरी जिंदगी का मिसान बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।